G7 समिट में कनाडा एक बड़ा खेल खेलने वाला है। 6 साल में ऐसा पहली बार हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट का हिस्सा ना हो। अब भला ऐसा क्यों होगा? जवाब है कि इस साल G7 समिट कनाडा में होने वाला है और अभी तक कनाडा की तरफ से भारत को इनविटेशन नहीं मिला है। ऐसे में आज के इस न्यूज़ रिपोर्ट में समझेंगे कि ये G7 समिट है क्या, वहां अगर भारत जाता है तो भारत को क्या फायदा होता है और अगर नहीं जाता है तो क्या नुकसान है, और कनाडा इनविटेशन तक ना भेजने जैसी छोटी हरकत क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस साल G7 समिट कनाडा होस्ट कर रहा है और डेट्स हैं 15 से 17 जून, यानी महज कुछ ही दिनों में ये समिट शुरू होने वाली है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अभी तक इसमें भारत को इनविटेशन तक नहीं मिला है और जाहिर बात है कि अगर इनविटेशन नहीं मिलेगा तो भारत जाएगा भी नहीं, और अगर भारत G7 समिट का हिस्सा नहीं बना तो पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2 हफ्ते हैं ही, आ ही जाएगा इनविटेशन। यहाँ आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री को किसी देश जाना हो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पहले से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। ऐसे में अगर अब इनविटेशन आ भी जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना तो मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव चला जाए। इस समिट में दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के लीडर्स, साथ ही यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी भाग लेंगे। इस बार के समिट में अमेरिका और फ्रांस के प्रेसिडेंट्स के साथ साथ ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स और जर्मनी के चांसलर भाग ले रहे हैं। साथ ही ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स को भी इनवाइट किया गया है। भारत G7 का मेंबर नहीं है। हालांकि भारत कई G7 समिट्स में गेस्ट के रूप में हिस्सा ले चुका है, जिनमें 2019, 2021 और 2022 के समिट्स शामिल हैं, जो फ्रांस, यूके और जर्मनी के निमंत्रण पर हुए थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी समिट से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन होगा तो वो ऐसे तो नहीं लिया जाएगा, उसके लिए बाकी कंट्रीज का भी तो अप्रूवल लेना होगा ही। तो यहाँ आपको बता दूं कि जो देश G7 समिट को होस्ट करता है वो देश कुछ देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट करता है और कुछ देशों को आउटरीच पार्टनर के तौर पर बुलाता है। G7 की प्रेसिडेंसी एक लूप में चलती हुई अरेंजमेंट है, जिसमें हर साल एक मेंबर कंट्री बारी बारी से इसकी लीडरशिप करती है। जिस देश के पास G7 की अध्यक्षता होती है उसके पास कुछ खास पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अध्यक्ष देश ये तय करता है कि किन गैर G7 देशों या ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करना है और किसे नहीं करना है। ये इनविटेशन केवल गेस्ट के रूप में होता है। इन देशों को डिसीजन मेकिंग में ऑफिशियल भागीदारी नहीं दी जाती है। अध्यक्ष देश ये भी तय करता है कि उस साल के G7 समिट में किन किन इश्यूज पर डिस्कशन किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जलवायु परिवर्तन, इंटरनेशनल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, महामारी, डिजिटल तकनीक वगैरह। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कि जानते हैं कि कनाडा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। भारत और कनाडा के रिलेशंस उस समय तनावपूर्ण हो गए जब सितंबर 2023 में कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल है। निज्जर की जून 2023 में कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने ट्रूडो के आरोप बेतुके बताते हुए खारिज कर दिए। इसके बाद दोनों देशों ने आगे चलकर एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया। इस साल अप्रैल में कनाडा के चुनाव में मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की तो भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस में सुधार की उम्मीद जगी थी। पिछले दिनों कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बात की थी। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि कनाडा ने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए
सभी आधार अभी तक तय नहीं किए हैं। फिलहाल कंडीशन ये है कि 6 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। भारत की मेन टेंशन कनाडा में खालिस्तानी एलिमेंट्स की एक्टिविटीज है। कनाडा की मीडिया में तो कहा गया है कि खालिस्तान सपोर्टर ग्रुप्स ने वहां की करंट गवर्नमेंट पर पीएम मोदी को इनविटेशन ना भेजने के लिए दबाव बनाया है। अब आपको G7 समिट से जुड़ी थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। G7 की फॉर्मेशन 1975 में तेल संकट और उस समय की आर्थिक चुनौतियों के जवाब में हुई थी। इसे शुरू में ग्रुप ऑफ 6 G6 के रूप में 6 नॉन सोशलिस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने बनाया था। कनाडा 1976 में शामिल हुआ और इसे G7 बना दिया गया। रूस बाद में शामिल हुआ और इसे 1998 से 2014 तक G8 कहा गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रूस को सस्पेंड कर दिया गया था। G7 एक अनऑफिशियल स्टेज के रूप में काम करता है जिसका कोई परमानेंट ऑफिस या फॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। समिट की लीडरशिप मेंबर कंट्रीज में रोटेट होती है। 2024 में इटली लीडर था और 2025 में कनाडा है। G7 कंट्रीज वर्ल्ड की लगभग 10% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 45% हिस्सा इनके पास होता है। अब जानते हैं कि G7 इंपॉर्टेंट क्यों है। G7 समिट ने हिस्ट्री में बड़े वर्ल्ड क्राइसिस जैसे कि इकोनॉमिक रिसेशन, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कोऑर्डिनेशन किया है। एग्जाम्पल के लिए इसने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेब्ट रिलीफ के एफर्ट्स शुरू किए हैं और यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बाद रूस पर सैंक्शंस का कोऑर्डिनेशन भी किया है। G7 G20 जैसे बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करता है जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के बीच और ज्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और इंटीमेट डिस्कशंस होते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या G7 में भारत की गैर मौजूदगी का असर हो सकता है। तो भारत की गैर मौजूदगी से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उसकी भागीदारी पर असर पड़ सकता है। G7 जैसे मंचों पर भारत की प्रेजेंस से उसे इंटरनेशनल इश्यूज पर अपने स्टैंड क्लियर करने और पार्टिसिपेशन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हालांकि भारत बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी भूमिका निभा सकता है। प्लस भारत की एब्सेंस से कनाडा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अलग थलग भी पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे सदस्य देश भारत को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।